हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन एकेडमी में। और हम लेके आ गए हैं आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 5 लेकर। और इसमें हम लोग आज न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था और उस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। प्रैक्टिस के लिए हमें कुछ और क्वेश्चंस करने चाहिए। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ एनसीईआरटी के और आप लोग जैसे एच.सी. वर्मा या फिर एस.एल. अरोरा इस तरह की किताबें प्रीफर करते हैं पढ़ने के लिए। कुछ लोग डी.सी. पांडे भी उठाते हैं या फिर किसी कोचिंग का मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं ये क्वेश्चंस और हम कैसे इन्हें करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोल रहा है चार्ज ऑफ +5 कूलम +10 कूलम एंड -10 कूलम आर प्लेस्ड इन एयर एट द कॉर्नर्स A, B and C of an equilateral triangle ABC having each side equal to 5 centimeter. Determine the resultant force on the charge at A। ठीक है, तो यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ जिसके सभी साइड्स बराबर हों, एजेस बराबर हों और एंगल्स भी तीनों बराबर हों, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का। और उसके तीन कॉर्नर्स दिए हैं A, B एंड C और उस पे चार्ज रखे हुए हैं +5 +10 एंड -10 कूलम। और हमें ए कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे हमको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमसे बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये थोड़ा छोटा बन रहा है, हाँ ये वाला ठीक है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ये भी सही है, इक्विलैटरल नहीं बन पा रहा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी इनको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, इनको हम कर देते हैं इरेज। यहाँ पे हम बना लेते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया और इसके साइड्स का कुछ नाम लिख लो आप। इसके साइड्स का कुछ नाम लिख लेते हैं। मान लो ये है हमारा कॉर्नर A, ये है कॉर्नर B और ये है कॉर्नर C। ठीक है, अब इस पे कुछ चार्ज रखे हुए हैं। कॉर्नर A पे +5 कूलम रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लो इसको चार्ज है Q1 और इसको लिख लेते हैं +5 कूलम। ठीक है, ऐसे ही कॉर्नर B पे +10 कूलम लिखना है, तो हम इसको Q2 लिख लेते हैं, Q2 इक्वल टू +10 कूलम। ठीक है, ऐसे पॉइंट C पे हमको रखना है -10 कूलम, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं Q3 और इसकी वैल्यू है -10 कूलम। ठीक है, और इसकी वजह से ये जो हमारा कॉर्नर A है इस पे हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है। किसकी वजह से? बाकी जो दो चार्जेस हैं इनकी वजह से। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस पे फोर्स ये Q2 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा और फिर Q3 की वजह से Q1 पे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ठीक। अब जैसे देखो ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। ठीक, तो प्लस चार्ज लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये +10 कूलम चार्ज +5 कूलम चार्ज पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं इस डायरेक्शन में। और ये फोर्स हो गया आपका फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो हम इसको लिख रहे हैं F12। ठीक है, क्लियर हुआ, ये रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, अब ऐसे ही ये Q3 चार्ज, ये +5 चार्ज है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है -10, तो ये अपोजिट नेचर के चार्जेस हैं, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हम बेसिकली फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं Q1 पे, किसकी वजह से? Q3 की वजह से। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स F13, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। ठीक है, क्लियर हुआ।
अब देखिए हमारे पास F1 और F3 दो यहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, किस पे, पॉइंट ए पे जो चार्ज Q1 लग रहा है उस पे, और इनका हमें फाइंड आउट करना है क्या, रिजल्टेंट। तो आप देखो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, और ये भी 60 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये भी अगर 60 डिग्री है तो अगर आप देखो कि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है ऐसे, तो स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180 डिग्री, ठीक है, और इसमें 60 डिग्री ये हो गया, तो ये बाकी बचा हुआ एंगल थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अब ये फोर्स F12 F13 अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड पता चल रहा है और इनके बीच का एंगल हमें पता है, तो हम यहाँ पैरेललोग्राम थ्योरम इस्तेमाल करके और हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे F12 की वैल्यू, F12 की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F12 इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पे हम ले रहे हैं A2 F12 फाइंड आउट कर रहे हैं, तो A से B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, साइड है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये है 5 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सभी साइड्स क्या होंगे, सेम होंगे, ये भी कितना होगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये सेम साइड होंगी तीनों ही, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, ये डिस्टेंस है ए टू बी, क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए आप, k की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। यहाँ में किस मीडियम के बारे में बताया है, नहीं बताया है, हाँ बताया है, इन एयर में रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी, Q1 की वैल्यू है यहाँ पे 5 कूलम, और Q2 की वैल्यू है +10 कूलम, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 10, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, ये है आपका 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, स्क्वायर करके डायरेक्ट लिखते हैं, तो अगर यहाँ हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर, क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दो, 5 से 25 कैंसिल कर दो कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, ठीक है। और 5 से हम लोग कर सकते हैं इसको, 5 से 9 को, ये हो जाएगा 1.8, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। 1.8 और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका 18, और इनटू पावर ऐड कर लो, 10⁻9 है, -4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, ठीक है। तो +4 हो जाएगा, तो 9 4 कितना हो जाएगा 30, 10 टू द पावर, ये हो गया आपका 30, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना, ये इतना न्यूटन हो गया, ठीक है, -4 ऊपर गया प्लस हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। F12 की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर हम F13 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो F13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q3, और यहाँ पे ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है। K की वैल्यू फिर वही 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है, यही 5 इंटू, हमने डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है नेगेटिव की वजह से, ये वैल्यू हम लिख लेंगे 10, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर वही सेम 25 इंटू 10 टू द पावर कितना -4। अच्छा ये देखो सेम वैल्यू है, ठीक है, मतलब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे F13 की वैल्यू भी आ जाएगी 18 इंटू 10 टू द पावर 13 न्यूटन, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमें F12 और F13 मतलब इंडिविजुअली Q2 और Q3 की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मिल गया। अब हमें क्या करना है, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। मान लो ये है फोर्स ऑन चार्ज ए, ठीक है, बोल रहा है ए पे जो चार्ज रखा है उसको, तो हम F ए रिजल्टेंट कंसीडर करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका F A इक्वल टू, पैरेललोग्राम थ्योरम लगा लो क्योंकि हमें दोनों फोर्स और उनके बीच का एंगल पता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 एंड F13, और cos, यहाँ पे एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ वैल्यू पुट कर लो 120 डिग्री, ठीक है, cos थीटा की, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है। F12 है, ये भी है 18 इंटू 10 टू पावर 30 का स्क्वायर, प्लस ये भी सेम है 18 इंटू 10 टू पावर 13 का स्क्वायर,
और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 इंटू, अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या हम इसको 18 इंटू 10⁻13 का ही स्क्वायर लिख लें। दो बार f1 2 f1 3 सेम वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अच्छा cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, ठीक है। तो -1/2 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो देखो ये निगेटिव साइन आ जाएगा, इसके सामने मल्टीप्लाई होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा 18 इंटू 10⁻13 का स्क्वायर, तो इस टर्म से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, बचा यहाँ पे √18 इंटू 10⁻13 इसका है स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट हट जाएगा तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Fa = 18 इंटू 10⁻13, ये हो जाएगा आपका न्यूटन। ठीक है, क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक, समझ में आया। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक सिंपल क्वेश्चन था। आगे एक और भी क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है, 4 इक्वल point charges each 16 microcoulomb are placed on the four corners of a square of side 0.2 meter. Calculate the force on any one of the charges. ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर बना रखा है और इसके 4 कॉर्नर्स हैं, इसको ABCD आप नाम दे सकते हैं, और वहां पे सभी पे 16 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा हुआ है, माइक्रो है इसको ध्यान में रखना है, और साइड कितना है इसका 0.2 मीटर। तो कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, तो किसी एक चार्ज पे हमें क्या करना है, फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये है आपका कॉर्नर A, ये है कॉर्नर B, ये है कॉर्नर, इसको हम लोग कॉर्नर C लिख लेते हैं, दूर थोड़ा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और ये है आपका कॉर्नर D। ठीक है, सब पे अलग अलग चार्जेस हैं तो हम यहाँ पे चार्जेस इस्तेमाल सेम चार्ज है सब पे ही, तो हम यहाँ पे अगर कॉर्नर 1 पे अगर Q1 लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 16 माइक्रोकूलम है, तो माइक्रोकूलम है तो 10⁻⁻6 कूलम लिख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम Q2 लिखें तो Q2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम Q3 के बारे में बात करें, यहाँ पे Q3 और इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर, और यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं Q4 और ये भी वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमसे बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्जेस, मतलब किसी पे भी निकालो, अगर सब साइड सेम है तो सभी पे फोर्स भी क्या लगेगा, सेम ही लगेगा, तो किसी भी एक चार्ज पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये C पे, यहाँ पे हमने थोड़ा स्पेस छोड़ा है, हम पॉइंट C पे यहाँ पे जो चार्ज ये रखा है Q3, इस पे हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम Q1 की वजह से Q3 पे देखें तो ये इसके लाइन ज्वाइनिंग द ये ज्वाइन करने वाली लाइन है C2 A to C, इसके अलोंग इस पे एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ये फोर्स है, इसको हम लोग लिख लेते हैं F3 पे फोर्स फाइंड आउट करना है F31, मतलब फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 1। ठीक है, F31 हमने लिख लिया। ठीक, ऐसे ही हमको क्या करना है, 2 की वजह से 3 पे फाइंड आउट करना है, तो इसकी लाइन ज्वाइनिंग है। अच्छा, ये सभी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे साइन हमको नहीं दिया है तो सभी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, तो ये सभी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो Q2 भी Q3 को रिपेल करेगा और वो रिपेल करेगा इस अलोंग, और ये फोर्स हो जाएगा F3 और 2, फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, ऐसे ही 4 की वजह से 3 पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और हम इसको लिख लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज 3 ड्यू टू चार्ज 4। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और आप देखो ये F32 और F34 ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब इनके बीच का जो एंगल है वो है एंगल 90 डिग्री आपका, ये एंगल है 90 डिग्री, किसके किसके बीच में, F32 और F34 के बीच में, और ये F31 है। अब आप देखो सभी चार्जेस सेम और डिस्टेंस सेम, ठीक है, सभी चार्जेस के बीच का, तो ये जो फोर्स लग रहा है F32 और F34 ये सेम फोर्स लगेगा, और मतलब F34 अभी हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और इनके बीच का एंगल कितना है, ये थीटा इक्वल टू लिख लेते हैं हम 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, तो
इनका रिजल्टेंट आ जाएगा F31 के अलोंग। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे सभी कितने हैं, 0.2 मीटर, ये भी है आपका 0.2 मीटर, ये भी है 0.2 मीटर, ये भी 0.2 मीटर, और ये डिस्टेंस जो A to C है, ये देखो ये है आपका डायगोनल, और डायगोनल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इसका रूट और इसका रूट, तो ये हो जाएगा आपका, मतलब रूट में स्क्वायर करके रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसका भी कर लो पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली देखो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ AB स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.2 का स्क्वायर, और प्लस ये BC भी कितना है, 0.2 का स्क्वायर, तो हम सिंपली इसको कर लेते हैं √2, मतलब ये भी सेम टर्म है तो 2 टाइम्स लिख लिया, और ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, तो आप 0.2 को बाहर कर सकते हैं, तो 0.2 बाहर आ गया और यहाँ पे आ जाएगा कितना, √2, ठीक है, इतना मीटर। ठीक, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू लिख लेते हैं 0.2 और √2, क्लियर हुआ। हमें अब ये डिस्टेंसेस मिल गए, हम फोर्स की वैल्यू फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं, कोई सा भी फाइंड आउट कर लो, पहले 3 2 फाइंड आउट कर लो। तो हम यहाँ से F32 अगर हम फाइंड आउट करें तो F32 की वैल्यू हो जाएगी KQ2 Q3 और डिवाइडेड बाय 3 और 2 और 3 के बीच में 0.2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आप चाहो तो इसको BC स्क्वायर लिख लो, बाद में इसमें वैल्यू पुट कर लेना। K की वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁹ और Q2 की वैल्यू सभी 16 है तो ये भी हो जाएगा 16 × 10⁻⁶, और इंटू Q3 भी कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁶, ठीक है। चार्जेस क्यों की सेम है, ठीक है, चारों पॉइंट पे चार्जेस सेम है, ठीक है। और अपॉन यहाँ पे BC स्क्वायर कर रहे हैं तो ये है आपका 0.2, तो ये आपका हो जाएगा 0.04, स्क्वायर करके मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो इसको 0.04 है, इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 × 10⁹ हो गया, इंटू 16 × 10⁻⁶ इंटू 16 × 10⁻⁶, और नीचे हम इसको 4 इंटू कर दे रहे हैं 10⁻², ठीक है, क्लियर हुआ। 0.04 है, इसको 4 × 10⁻² लिख लिया, ठीक है। 4 से आप ये कैंसिल कर लो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स में। यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। हम यहाँ पे 4 से 16 कैंसिल कर रहे हैं 4 टाइम्स में, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो आप, ठीक है। यहाँ 16 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 4 जा 64, और 64 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 32, और 9 6 जा 54, और 3 57, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करते रहना, मैंने डायरेक्ट कर दिया। और पावर ऐड करना है यहाँ पे आपको, तो ये है 10⁻², और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये 11 हो जाएगा, और ये है -6 और ये -6, -12 हो गया, और प्लस का 11, तो यहाँ पे बच जाएगा 10⁻⁻1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 57.2, इतना हो जाएगा आपका न्यूटन। F32 की वैल्यू निकाल ली हमने, F32। अगर हम F34 की वैल्यू निकालें तो यहाँ से F34 ये आप वैल्यू निकालो, तो यहाँ हो जाएगा KQ3 Q4, और डिवाइडेड बाई यहाँ से हम 3 और 4 के बीच में फाइंड आउट करेंगे तो CD स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं CD स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो आप, 9 × 10⁻⁹, आप देखो बिल्कुल यही वैल्यू आने वाली है, इंटू Q3 भी है 16 × 10⁻⁶, तो 16 × 10⁻⁶, ठीक है, क्लियर। और डिवाइडेड बाई CD स्क्वायर लिखेंगे, फिर वही 0.04 होगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10⁻², ठीक है। अब देखो, अब इसको फिर वही काट पीट करेंगे, वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यही निकल के आएगी 57.2, ये आ गई 57.2 न्यूटन, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी आ गई आपकी 57.2 न्यूटन, और ये भी वैल्यू आ गई आपकी 57.2 न्यूटन, क्लियर हुआ। ठीक, अब हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, F31, तो आप यहाँ F31 भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। F31 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा KQ1 Q3 अपॉन A2
सी हमें डिस्टेंस लेना है, तो ये हो जाएगा आपका AC²। तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे AC² है और ये है 0.2 इंटू √2, तो मतलब यहाँ पे √2 और आ जा रहा है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁻6, Q3 की वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई AC² करेंगे। तो यहाँ पे देखो इसको 2 का स्क्वायर करके हम लोग लिख रहे थे कितना 4 इंटू 10⁻⁻2, तो हम इसको लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। क्लियर हुआ? इसमें किसी को डाउट है? नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप अगर इस 2 को छोड़ दें तो बाकी सेम कैलकुलेशन है, केवल अगर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 कर दें तो ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये इतना अगर आप कैलकुलेट करते हो, इतना कैलकुलेशन करते हो तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी ये 57.2 की, और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 है तो सिंपली इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1 बच गया 17, 2 8 जा 16, ठीक है 1 बच गया, ये 12 है, पॉइंट लगा लो, 2 6 जा 12, ठीक है, इतना न्यूटन, ठीक है। F31 की वैल्यू पता चल गई, ये हमारा है 28.6 न्यूटन। अब ये 3 फोर्सेस हैं और तीनों का डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, ठीक। और इनका हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करें, इनका करना होगा वेक्टर सम, ठीक है। तो 3 फोर्सेस हैं तो इनको हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले ये जो F32 है और F34 इसका हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लें पैरेललोग्राम थ्योरम से। एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम ये फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट F32 और F34 का एक यहाँ पे रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इसका हम कुछ नाम लिख सकते हैं, इसको लिख लो आप कितना F34 F32 कुछ ऐसा नोटेशन दे लेते हैं, तो ये F342 लिख लो, ठीक है। या फिर इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इसको क्या लिख लेते हैं F डैश, ठीक है। तो हमें F डैश फाइंड आउट करना है, ये किसका रिजल्टेंट है F32 और F34 का, और देखो दोनों की वैल्यू सेम है और बीच का 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट इधर से भी 45 डिग्री बनाएगा और इधर से भी 45 डिग्री बनाएगा, किसी को इसमें तो डाउट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और ये डायगोनल है तो जाहिर सी बात है ये डायगोनल यहाँ से कितना एंगल बनाते हुए आ रहा है 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से अगर हम F डैश रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो F डैश इक्वल टू हो जाएगा कितना, F इसका रिजल्टेंट है 32 का स्क्वायर प्लस F34 का स्क्वायर, F34 का स्क्वायर और प्लस हमें करना है 2F32 एंड F34 एंड cos 90 डिग्री। एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ये पूरा टर्म कितना हो गया, ये पूरा हो गया टर्म 0, और हमें पता है इन दोनों का वैल्यू क्या है सेम, ठीक है 57.2 57.2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा 57.2 का स्क्वायर प्लस 57.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये दो टर्म हो गए, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 57.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 57.2 को अगर हम बाहर निकाल लें तो अंदर बच जाएगा कितना 2, ठीक है 57.2। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 57.2 और इसकी वैल्यू होती है 1.414 अराउंड, हम 41 लिख के केवल काम चला सकते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 57.2 इंटू 1.41, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से सीधे करके देखूंगा, आप लोग इसे अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करना। ये हो गया 57.2 इंटू 1.41, ठीक है, ये आ रहा है 80.65 न्यूटन, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट तो ये आ गया आपका 80.65 न्यूटन।
ठीक, अब देखो, अब ये दोनों फोर्सेस हैं F डैश और ये F31, ये तीनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो अगर इनका दोनों का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट सी पे अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा FC इक्वल टू ये हो जाएगा F डैश और प्लस F ये 31, तो इसकी वैल्यू लिख लो आप कुछ। F डैश की वैल्यू आ गई 80.65 और प्लस ये वैल्यू आई थी कितनी 28.6, इसको ऐड करके लिख लो आप, कितना हो जाएगा 0.6 करोगे यहाँ 0 कर लो तो यहाँ पे हो जाएगा 0.25 न्यूटन और 28 ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 107.25 न्यूटन। ठीक है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है यहाँ पे। अगर आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है तो आपको क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट ये वैल्यूज फाइंड आउट करते जानी है और उसका हमें क्या कर देना है वेक्टर सम। देखो वेक्टर सम करने के लिए आप यहाँ पे अगर ये तीन फोर्सेस हैं तो आप इसको ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं, पॉलीगॉन लॉ लगा के, या फिर आप लामिस थ्योरम लगा लो, इनके बीच का एंगल हमें पता ही है। ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे और कौन से क्वेश्चंस हैं। एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे, बाकी मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क छोड़ूंगा। ठीक, यहाँ पे आपके सीबीएसई बोर्ड 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 कूलम, -3 कूलम एंड -3 कूलम आर केप्ट एट द वर्टाइसेस A, B and C respectively of an equilateral triangle of side 20 cm. What should be the sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint of side BC so that the charge at A remains in equilibrium? ठीक है, ये भी कुछ हद तक वैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड किया है कि अगर हम क्या करें कि एक चार्ज को BC के मिड पॉइंट M पे अगर हम रख दें तो A वर्टाइसिस पे जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए ये जो चार्ज हम BC के मिड पॉइंट पे रख रहे हैं उसका साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे हमें थोड़ा समझना होगा। यहाँ पे हम एक फिर से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, आप देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इसको बना लेते हैं कुछ यूं। ठीक है, लग रहा है इक्विलेटरल? ठीक है, मान लो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, कुछ नामकरण कर लो इनका, जो कॉर्नर्स हैं उनका नामकरण करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये मान लो वर्टाइसिस है A, ये है आपका B और ये है C। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे तीन चार्जेस हैं, +2 कूलम, -3 कूलम एंड -3 कूलम। तो यहाँ पे आप लिख लो, ये है आपका Q1 और इसको लिख लेते हैं, अच्छा थोड़ा साइड में कर लेते हैं क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ सकती है स्पेस की। तो Q1 इक्वल टू हो गया +2 कूलम, यहाँ पे Q2 इक्वल टू हो जाएगा कितना -3 कूलम, और इसकी वजह से भी देखेंगे तो ये भी -3 कूलम है सेम। ठीक है, Q3 भी देख रहे हैं, ये भी -3 कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चार्ज और ये चार्ज दोनों फोर्स लगा रहे हैं किस पे, Q1 पे, उसको अपनी ओर खींचेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हम देखते हैं पहले कि हमें A को इक्विलिब्रियम में रखना है, A को इक्विलिब्रियम में रखना है। अब B पे जो चार्ज है और C पे जो चार्ज है, B और इसका पॉइंट हम नाम लिख रहे हैं C। ठीक है, तो इनकी वजह से ये पॉइंट A पे जो चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे, इस पे लगेगा एक फोर्स। ठीक है, दोनों की वजह से। तो सबसे पहले इन दोनों का इंडिविजुअल फोर्स निकाल के और हम वो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करें जो इन दोनों पे लगेगा। फिर हमें देखेंगे कि हम अब BC के मिड पॉइंट M पे एक कैसे साइन का और कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें जो क्या करे, इस पॉइंट A का जो चार्ज है उसको बैलेंस करके रखे।
ठीक है। तो सबसे पहले Q2 इस पे फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एक, ये फोर्स यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को शेप का सहारा लेना पड़ेगा। एक लाइन इस्तेमाल करेंगे हम, कलर हमने ऑलरेडी ये ले रखा है तो हम ये कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग एक फोर्स लगेगा, इसको हम लोग ले लेते हैं, और एक फोर्स लगेगा इसके अलोंग, ठीक है, इसके अलोंग लगेगा ये फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं फोर्स ऑन Q1 लिख रहे हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12 लिख लो, ठीक है, F12 लिख लो। और यहाँ पे ये हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, इसकी वजह से देखो ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव, तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से इस पे एक क्या लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, उसका हमें देखना होगा डायरेक्शन किधर की तरफ है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सबसे पहले F12 और F13 की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड कितना है, साइड है 20 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर है, मतलब 20 × 10⁻² मीटर लिख लेंगे, और ये भी कितना हो जाएगा 20 × 10⁻² मीटर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 × 10⁻1 हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर के टर्म में रखें तो ज़्यादा आसान रहता है काट पीट करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम F12 F13 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं F12, तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन, और ये हो जाएगा AB², ठीक है, AB²। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू है आपकी 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम। यहाँ निगेटिव साइन इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके अलावा हमने ऑलरेडी डायरेक्शन कंसिडर कर रखा है, ठीक है। डिवाइडेड बाई AB² है, 20 × 10⁻² का स्क्वायर है, तो इसको आप कर लो, ठीक है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं 2 × 10⁻⁻1 मीटर, इसको भी 2 × 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। तो इसका हमें करना है स्क्वायर, 2 × 10⁻⁻1 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻², ठीक है, क्लियर। तो इससे आप कैंसिल कर दो इसको 4 को 2 टाइम्स में, ठीक है, और कुछ भी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लो। 9 3 जा 27 और डिवाइडेड बाई ये है 2, और इनटू पावर कितना हो जाएगा -2 ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻11, ठीक है। तो 27/2 कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26, तो ये हो जाएगा 13.5 × 10⁻11 इतना न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही हमको फाइंड आउट करना है F13, तो F13 फाइंड आउट कर लो, यहाँ से हो जाएगा F13 इक्वल टू KQ1 Q3 अपॉन, इनके बीच में कर रहे हैं तो AC² होगा, AC², लेकिन हमें पता है कि सब कुछ सेम है। यहाँ से आप वैल्यू देखो 9 × 10⁻9 लिखेंगे, Q1 की वैल्यू है आपकी 2, Q3 की वैल्यू है फिर से आपकी 3, और यहाँ पे AC² करेंगे 2 × 10⁻1, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। आप देखो ये सेम यही वाली वैल्यू आई है, और फिर वही काट पीट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी कितनी 13.5 × 10⁻11, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना, इनका फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखो इनका सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं रिजल्टेंट। तो आप देखिए ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम है, F12 इक्वल टू है F13, F12 और F13 क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, देख रहे हैं 13.5 ये भी आ रहा है और 13.5 ये भी आ रहा है, ठीक है, कितना न्यूटन है, क्लियर। तो इनका रिजल्टेंट किधर काम करेगा, इनका रिजल्टेंट काम करेगा बिल्कुल इनके बीचों बीच में, ठीक है। तो बिल्कुल बीचों बीच में काम करेगा, तो इसका हम लोग बना लेते हैं डायरेक्शन कि ये काम किधर करेगा, और इसको हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, और बिल्कुल नीचे यहाँ पे पॉइंट सीधा दिख रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट मिल गया हमको शेप,
ये पॉइंट मिल गया हमको, ये मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये बी और सी का मिड पॉइंट, क्योंकि एंगल के बीचों बीच से आ रहा है तो ये पॉइंट मिल गया हमको एम, और इसी के अलोंग हमारा ये फोर्स काम करेगा, कौन सा, इन दोनों का रिजल्टेंट, और इन दोनों के रिजल्टेंट को आप लिख लो एफ, ठीक है। ये F12 और F13 का रिजल्टेंट है, तो F12 और F13 के बीच का एंगल कितना है, तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल भी है 60 डिग्री, तो यहाँ थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो F रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। F फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा F12 स्क्वायर प्लस F13 स्क्वायर प्लस 2F12 इंटू F13 और इंटू कॉस कितना, कॉस 60 डिग्री, पक्का, ठीक। अंडर रूट इनका करना है 13.5 है इंटू 10 टू पावर 11 है, सभी की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 13.5 इंटू 10 टू पावर 11 का स्क्वायर प्लस 13.5 इंटू 10 टू पावर 11 इसका स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, और देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है 13.5, तो फिर हम इसको स्क्वायर में ही लिखेंगे 13.5 इंटू 10 टू पावर 11, और इसका कर देंगे स्क्वायर, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 जब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ठीक है। तो अब आप देखो ये तीन टर्म हो गए किसके, 13.5 इंटू 10 पावर 11 का स्क्वायर का तीन टर्म, तो 13.5 इंटू 10 टू द पावर 11 को तो आप रूट से बाहर निकाल लो, और अंडर रूट सब जगह से बाहर निकाल लिया, यहाँ 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 13.5 और √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7 कितना 32, 73 ही लिख लेते हैं हम, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ये 10 टू द पावर 11 हो गया। अब इसको कर लो कैलकुलेट, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कैलकुलेट, तो मैं करूँगा कैलकुलेटर से, लेकिन ये आपको अलाउ नहीं है। 13.5 इंटू ये हो जाएगा 1.73, ये हो गया 23.34, 23 अच्छा नहीं 35 है, 36 लिख लो, इंटू 10 टू द पावर 11 इतना न्यूटन। तो देखो एक इधर की तरफ नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है 23.36 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन का, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे पॉइंट M पे एक चार्ज रखना है जिसका साइन और मैग्नीट्यूड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो फोर्स अगर इधर लग रहा है और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ M पे A के चार्ज को यहाँ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऐसा चार्ज रखना होगा जो इस फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाए, मतलब ऊपर की एक फोर्स लगाए। तो ये अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पॉइंट Q पे हमें कैसा चार्ज रखना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट M should be पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि इसको ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट नीचे की ओर काम कर रहा है, और इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए एक फोर्स ऊपर की ओर रखना चाहिए, मतलब इस चार्ज को इधर आने से रोकना चाहिए है, रिपेल करना है उसको दूर। तो यहाँ पे जो चार्ज रखेंगे वो कितना रहेगा, +Q चार्ज हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, तो साइन तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमको इस +Q चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये +Q चार्ज के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए ये जो फोर्स F है इसके बराबर एक ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। तो हमें फोर्स की वैल्यू भी मिल गई, क्योंकि नीचे की तरफ जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे रखा हुआ +Q चार्ज, इतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगाना चाहिए F, तभी ये पॉइंट A पे रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम यहाँ पे +Q का वैल्यू फाइंड आउट करें। अच्छा अब हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई, ठीक, हमें Q
का वैल्यू फाइंड आउट करना है, Q1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें ये जो AM डिस्टेंस है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक। अब आप देखो कि हमें AM की वैल्यू चाहिए, तो AM की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे ये एंगल है 60 डिग्री और ये है आपका 2 × 10⁻⁻1 मीटर, और ये भी है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 × 10⁻⁻1 मीटर। अभी हम यहाँ सेंटीमीटर में ही लेके अगर कैलकुलेशन कर लें, बाद में उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये है 20 सेंटीमीटर और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना? क्योंकि टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। क्लियर? ठीक है। तो इसका हमें ये परपेंडिकुलर चाहिए, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लो या फिर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एंगल का कॉन्सेप्ट लगा लें, जैसे tan 60 डिग्री इस्तेमाल कर लें, तो कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, AM अपॉन BM। तो मैं इसको थोड़ा हटा सकता हूँ, AM अपॉन ये हम लिख रहे हैं BM की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमें पता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। AM ये हो गया, और BM है आपका ये 10 सेंटीमीटर। तो AM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना हो गया AM, मतलब ये हो गया 10√3 सेंटीमीटर। ठीक। अब इन वैल्यूज को लेके हमें फोर्स की वैल्यू हमें पता है, हमें प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू पता है, तो F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अब ये फोर्स किसके किसके बीच में देखना है, Q1 और कैपिटल Q के बीच में, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 23.36 × 10⁻11। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स है F, इसकी वैल्यू होनी चाहिए KQ1 और कैपिटल Q अपॉन AM का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है भाई, ये है 23.36 × 10⁻11। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 23.36, ओ सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 23.36 × 10⁻11। यहाँ k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। Q1 की वैल्यू कितनी गिवन है, ये आप देखो, Q1 की वैल्यू है +2 कूलम, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे +2, और हमें कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AM स्क्वायर है, तो AM की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, कितना, 10√3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पे यहाँ पे हम करेंगे 10√3 और सेंटीमीटर है, तो ये 10⁻⁻2 लगा देंगे, और इसका करना हमें स्क्वायर। ठीक है, हमको यहाँ से कैपिटल Q की वैल्यू चाहिए, तो कैपिटल Q इक्वल टू हो जाएगा 23.36 × 10⁻11। ठीक है, इसको ले जाओ मल्टीप्लाई कर दो, देखो स्क्वायर करके करूंगा, ये हो जाएगा 100 × 3 × 10⁻⁻4, इसको ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर में कर दिया, और Q के साथ 2 और 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई में है, तो ये चले जाएंगे यहाँ नीचे 23.36 × 10⁻11 के नीचे, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 9 × 10⁻9 × 2। ठीक, और इसको करना है हमें सिंप्लीफाई। ठीक है, अब आप देखो, यहां से देखो 10⁻11 पॉजिटिव का, ये 9 नेगेटिव का, और इसको भी 2 कंसीडर कर लें, तो 11 और 2 13, और ये 9 और -4, ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, नीचे +9 है, ऊपर जाएगा -9 हो जाएगा, तो 9 और 4 -13, और 11 और 2 13, तो हम इससे ये और ये कर दिए कैंसिल। ठीक है, अच्छा 3 से आप 9 को कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में, नीचे बच गया कितना, 6, ऊपर कितना बचा, 23.36। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो 23.36 अराउंड 24 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कूलम के आसपास, 6 4 जा 24, ये कैपिटल वैल्यू, और हमें पता है कैसी आनी चाहिए थी,
पॉजिटिव की आनी चाहिए थी। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर लेना, वो 3 पॉइंट समथिंग के करीब में आएगी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कैलकुलेशंस आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। ठीक है, मैंने स्लाइड में और भी क्वेश्चन अटैच कर रखे हैं, इसको आप और प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए ये क्वेश्चन है, आप इसे ट्राई करिए। एक ये क्वेश्चन है सीबीएसई 2015 में, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे आपको 5-6 क्वेश्चंस ऑलरेडी स्लाइड में हैं जो प्रैक्टिस के लिए हैं आपके। ये आपका होमवर्क रहेगा, और जो भी डाउट होगा उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।